नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक तरह के अपर जीआई ट्रैक्ट में होने वाले ट्यूमर्स के बारे में बात करूंगा, जिनको हम कहते हैं सब म्यूकोजल ट्यूमर्स। आंतों की लाइन जो होती है हमारी अंदरूनी अपर जीआई ट्रैक्ट की, जब हम बात करते हैं तो इसको हम ईसोफेगस, फूड पाइप जो कि खाने की नली से शुरू होती है और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक आती है, उसके बाद स्टमक आता है यानी कि पेट, जहाँ खाना जाकर के स्टोर होता है, और फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है जिसका डुओडेनम कहते हैं। तो जनरली जहाँ तक हम एंडोस्कोपी के रीच से पहुँच सकते हैं, डुओडेनम के हिस्से तक को हम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। और ईसोफेगस, स्टमक और डुओडेनम, इसमें जो लाइनिंग होती है पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग, इंटरनल जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। इसके बाद सब म्यूकोजा आता है और इसके बाद मस्कुलर लेयर आता है और उसके बाद जो पेट की झिल्ली होती है, आंतों की झिल्ली, ये ईसोफेगस में एब्सेंट होगी, इसको सीरोजा कहते हैं। तो ये 4 लाइनिंग्स होती हैं पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, और इसकी जो थिकनेस होती है ये 3 to 5 मिलीमीटर होती है। तो जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, इससे होने वाले जो भी ट्यूमर्स होते हैं, ये जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो ये बाहर दिखते हैं, इनको म्यूकोजल ट्यूमर्स कहते हैं या एपिथेलियल ट्यूमर्स कहते हैं। ये चीज़ें एंडोस्कोपी के जरिए बाहर एक अल्सर के तौर पे दिखती है और ग्रोथ के तौर पे दिखती है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि सब म्यूकोजा में या म्यूकोजा की लाइनिंग में, जो एपिथेलियल आउटर मोस्ट लाइनिंग है, म्यूकोजा में भी 3 लेयर्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है एपिथेलियम कहते हैं, उसके नीचे जो ट्यूमर्स होंगे उसमें जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें कोई अल्सर नहीं दिखाई पड़ता, जस्ट एक बल्ज दिखाई पड़ता है, एक उभार दिखाई पड़ता है। तो इन ट्यूमर्स को, जिनमें ऊपर अल्सर नहीं होता, इनको हम सब एपिथेलियल ट्यूमर्स या सब म्यूकोजल ट्यूमर्स कहते हैं। तो ईसोफेगस में जो सबसे कॉमन सब एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लियोमायोमा। ये इंटेस्टाइन की सब मस्कुलरिस म्यूकोजा से, यानी कि प्रॉपर जो मस्कुलर लेयर होता है उससे, या जो एपिथेलियम के नीचे मस्कुलरिस म्यूकोजा होती है उससे अराइज करती है, मांसपेशियों से। लियोमायोमा यानी कि मांसपेशियों से होने वाला ट्यूमर। जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक होती हैं और इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये बहुत बड़ी हो फूड पाइप के अंदर तो इससे ब्लीडिंग हो सकती है या खाने के रास्ते में रुकावट हो सकती है। तो उस समय फिर इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और इसके ट्रीटमेंट के तौर पर आज के टाइम में हमारे पास एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डिसेक्शन, ये एक प्रोसीजर है जिसके बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है, इसके बारे में बताया गया है। और जैसे पोयम होता है, यानी कि सबम्यूकोजल स्पेस में जा करके सर्जरी के बिना इसको रिमूव किया जा सकता है, उसकी तरह का एक प्रोसीजर होता है जिसको STER स्टर कहते हैं, वो किया जा सकता है। ये भी एंडोस्कोपी के जरिए किया जा सकता है। अगर दोनों चीज़ें काम नहीं होने वाली हो, ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो, तो फिर तो ये सर्जरी के जरिए CTVA सर्जन, बट ईसोफेगस की सर्जरी अगर बड़ा ट्यूमर हो तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होती है, पर आजकल रोबोटिक्स और वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी में ये चीज़ें की जा सकती हैं। यदि संभव हो तो हमें हमेशा ESD या स्टर के जरिए इन ट्यूमर्स को निकालने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम स्टमक में आते हैं तो जो सबसे कॉमन सब म्यूकोजल ट्यूमर होता है उसको हम जिस्ट कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। देखिए, ये भी लियोमायोमा से मिलता जुलता एक ट्यूमर है, बट इसकी जो ओरिजिन के सेल्स होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, और ये जनरली जो स्टमक की 3rd 4th लेयर होती है उससे ओरिजिनेट करता है। जनरली स्टमक के अंदर 5 लेयर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मसल्स में 2 लेयर्स अलग से होते हैं, तो ये 3rd और 4th लेयर से राइज करने वाले ट्यूमर हैं। जनरली अगर 2 सेंटीमीटर से छोटे हों तो ये कोई भी सिम्टम नहीं देते। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़े हो रहे हों और स्टमक में प्रोट्रूड कर रहे हो और ये अगर ब्लीड करते हैं तो ये फट सकते हैं। इन ट्यूमर्स में मैलिग्नेंट पोटेंशियल, यानी कि कैंसर में बदल जाने की संभावना तब होती है कि जब ये 2 सेंटीमीटर से बड़े हों। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हों तो फिर इसमें डेफिनेटली मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। देखिए, इन ट्यूमर्स के लिए जो एक्सेप्टेड सर्जरी होती है, अगर ये ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े हों और सिम्टम नहीं भी दे रहे हो तो इनको ऑपरेट करना चाहिए। अगर हमने रूटीन एंडोस्कोपी की और एक जिस्ट नज़र आ गया, तो अगर ये ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आज के समय में इसको ऑपरेट करना ऑप्शन है। सर्जरी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लेकिन आज जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये जो
थर्ड स्पेस प्रोसीजर्स जिनको हम कहते हैं, इसके बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं। थर्ड स्पेस यानी कि एंडोस्कोपी के जरिए जब हम करते हैं तो इसोफेज म्यूकोजल लाइनिंग और सब म्यूकोजा के बीच में जो स्पेस होता है इसको थर्ड स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जा करके एंडोस्कोपिकली इंजेक्ट करके इन ट्यूमर्स को रिमूव किया जा सकता है। और एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक फुल थिकनेस रिसेक्शन यानी कि EFTR, इसके जरिए इसको रिमूव किया जा सकता है। बट ये एक एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये बिल्कुल मुमकिन है, जिसमें कि स्टमक के अंदर की पूरी की लाइन को हम परफोरेट करते हैं और ये पूरा ट्यूमर निकाल करके ये जो बड़ा गैप क्रिएट होता है इसको फुल थिकनेस क्लोजर डिवाइसेस आते हैं, जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एंडोस्कोपी के अंदर, इसके जरिए हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये EFTR और FTRD ये बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके जरिए लियोमायोमा को ट्रीट किया जा सकता है। पर पहला चॉइस हमेशा सर्जरी है। अगर हम ये करते हैं तो पेशेंट्स के साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड जो कमियां हैं उसको डिस्कस करके ही फिर ये डिसीजन लेते हैं। तीसरी तरह का ट्यूमर एक जो होता है स्टमक और डोडनम में, जिसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर इंटेस्टाइन की लाइनिंग में स्पेशल एक सेल होता है जिससे होने वाली एक ट्यूमर होती है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब म्यूकोजल ट्यूमर्स के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका जिक्र करना भी जरूरी है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर स्टमक में 3 टाइप्स के होते हैं और इसका ट्रीटमेंट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये किस में आता है उस पर डिपेंड करता है। और आज के टाइम में इसको रिमूव करने का तरीका, अगर ये ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से छोटा हो तो एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन EMR कहते हैं। अगर ये 1 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा के बराबर का हो तो इसको ESD एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डिसेक्शन से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उससे भी बड़ा हो तो इसको सर्जरी से फिर रिमूव करना होता है। देखिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक बहुत ही अनकॉमन ट्यूमर है और बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है और कई बार जब पहली बार डिटेक्ट हो तो बाहर फैला भी हो सकता है। तो जब भी ये डायग्नोस होता है एक स्कैन होता है स्पेसिफिक जिसको डोटा स्कैन कहते हैं, DOTA, डोटा स्कैन, वो कराना जरूरी है। ये पेट स्कैन की तरह का एक तरह का न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन होता है और कितना बाहर फैला है और उसका साइज क्या है उसके बेसिस पर ये ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सिमिलरली डुओडेनम में भी जो ड्यूडेनम न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का एक बहुत ही कॉमन लोकेशन है और उसमें जब ये होता है तो अगेन ये ट्यूमर की साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर से छोटा, 1 से 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से बड़ा, और ये बाहर फैला है या नहीं फैला है उसके आधार पर हम इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, जो कि एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। या ट्यूमर अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो तो फिर कीमोथेरेपी और कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं, उसके ज़रिए इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये लियोमायोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये 3 मेन सब म्यूकोजल ट्यूमर्स होते हैं जो अपर GI ट्रैक्ट में होते हैं। इनकी डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के जरिए होती है और इनमें सिम्टम्स, साइज, लोकेशन और बाहर शरीर में ये कितना फैला है उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट क्या करना है उसको डिसाइड करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये ट्रीटमेंट इसका एंडोस्कोपी के जरिए भी संभव है। तो जब भी ये ट्यूमर डायग्नोस हो आप एक ऐसे सेंटर पर जाएं जहाँ पे थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी अच्छे से हो रही हो, ताकि इसका इलाज कई बार बिना सर्जरी के भी किया जा सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।